मोर हो जाए। आप सभी को प्रणाम करता हूं, गौरवशाली मंच को प्रणाम करता हूं। तमाम लोग इधर कोलाहल हो रहा है, बातें कर रहे हैं। मैं एक घटना आप लोगों को बता दूं विशाल भाई, दरअसल बात यह है कि कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी। जज साहब को फैसला सुनाना था। जो लोग आपस में बात कर रहे हैं ध्यान से सुनो, आपको बड़ा मजा आएगा। जज साहब को फैसला सुनाना था कि कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी। वहां ऐसे ही दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी। इससे जज साहब को डिस्टर्ब हुआ। उन्होंने जिसको सजा सुनानी थी उसको नहीं सुनाई, उन दोनों महिलाओं को सुना दी। ताली आप लोगों ने गलत जगह बजा दी। ताली वाली बात अब आएगी। दोनों महिलाओं को 2 साल की जेल। दोनों महिलाएं जेल में रही, 2 साल तक जेल में रही, एक ही बैरिक में रही। 2 साल बाद जब दोनों महिलाएं जेल से बाहर निकली तो पहली महिला ने जो दूसरी महिला से कहा, अगर मस्ती यहीं से आ जाए तो जरा मुझे शुरू कर देना, आपके आनंद तक पहुंचना चाहता हूं। 2 साल तक दोनों महिलाएं बात करने के जुर्म में जेल में रही। 2 साल बाद जब दोनों महिलाएं जेल से बाहर निकली तो पहली महिला ने दूसरी से कहा, बहन बाकी बातें हम घर जाके फोन पे कर लेंगे। बहुत अच्छे। तो मेरा भी जो है इधर हमारी माताएं बहनें बात कर रही है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बाकी बातें आप घर जाके फोन पे कर लेना। यहां मस्ती में आइए, आनंद में आइए, लेकिन उससे पहले मैं जिस पवित्र पावन मंच पर खड़ा हूं, आचार्य श्री का आशीर्वाद जहां प्राप्त हो रहा है, पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है, मैं 4 पंक्ति प्रार्थना की पढ़ रहा हूं। आदरणीय भाई साहब इधर बात कर रहे हैं। भाई साहब मुझे बाहर मिले थे, इन्होंने मुझसे एक बात कही, विशाल भाई जो आपके बराबर में है, भाई साहब ने मुझसे एक बात कही कि चेतन भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपका वजन एकदम टिप टॉप, मैंने बचपन में जैसा देखा था आप अभी भी वैसे ही हो, मेरा वजन बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? मैंने कारण बता दिया भाई साहब को, आपको मजा आ जाए तो फिर आपकी मस्ती। भाई साहब ने कहा मेरा वजन बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? मैंने कहा भाई साहब अगर आपका धरती पे वजन 100 किलो है, आप चांद पे जाओगे तो आपका वजन, अभी बात तो सुन लो, एडवांस पेमेंट काय को कर रहा हो? धरती पे अगर आपका वजन 100 किलो है, चांद पे जाओगे तो 36 किलो रह जाएगा, मंगल ग्रह पे जाओगे तो 16 किलो रह जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है आपका वजन ज्यादा नहीं है, बस आप गलत ग्रह पर हैं। अगर कोई भी अब बात करेगा तो मैं ऐसे, वो उधर बंदर की तरह कूद गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सारे काम मेरी तरफ हो रहे हैं। लेकिन मैं 4 पंक्ति अपनी प्रार्थना की पढ़ रहा हूं। मेरी प्रार्थना अगर आपकी प्रार्थना से मिल जाए तो आगे से लेके पीछे तक के लोगों के हाथ हवा में लहरते देखना चाहता हूं। 4थी पंक्ति पर कि मन हो विकल जहां, देश की बड़ी कवयित्री आदरणीय अनामिका अंबर जी की उपस्थिति है, ऐसा पावन मंच है, हिंदी कवि सम्मेलन मंच का सबसे छोटा बेटा अपने बड़ों की अगवानी में है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे क्या चाहिए यहां पर, कि मन हो विकल जहां, प्यास से हो अधर जहां, प्यास को मिटाने आप नीर लिख दीजिए। मन हो विकल जहां, प्यास से हो अधर जहां, प्यास को मिटाने आप नीर लिख दीजिए। द्रौपदी पुकारे कहीं लाज को बचाने हेतु आप उस देह पर चीर लिख दीजिए। तो धर्म सब एक है तो हम क्यों अनेक बने, संग संग मीरा के कबीर लिख दीजिए। और जियो और जीने दो की भावना अमर रहे, नभ पे धरा पे महावीर लिख दीजिए, नभ पे धरा पे महावीर लिख भाई वाह 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 वाह, महावीर लिख दीजिए। और 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। इसी क्रम में मैंने यहां पर बैठ करके लिखी, क्या भाव मेरे मन में आए, यहां पर बैठ करके बिल्कुल ताजा लिखी, इसलिए मोबाइल में से देख करके पढ़ रहा हूं। लेकिन अगर वापिस से आपके मन तक पहुंचूं तो इन तालियों को जरा और बड़ा कर देना कि राग द्वेष छल का विनाश करने के लिए क्या आवश्यकता है साहब। ये समाज जहां पर मजे में रहना है तो मिजाज में बने रहिए, और जग में रहना है तो समाज में बने रहिए।
कि राग द्वेष छल का विनाश करने के लिए देख लेना अर्जुन के तीर चले आएंगे। राग द्वेष छल का विनाश करने के लिए देख लेना अर्जुन के तीर चले आएंगे। नमोरी हंताणा से मोक्ष पाने के लिए राजा महाराजा व फकीर चले आएंगे। हम लोग क्यों यहाँ पर अपने बीच में उपस्थित हैं कि राजा महाराजा व फकीर चले आएंगे। तो वीत राग प्रभु को निहारने के वास्ते ही, वीत राग प्रभु को निहारने के वास्ते ही देवता धरा पे साथ शरीर चले आएंगे और तपती धरा का संताप हरने के लिए जग में दोबारा महावीर चले आएंगे। जग में वाह वाह वाह, जग में दोबारा महावीर चले आएंगे। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने पावन मंच सजाया है। मेरे विषय में तमाम तरह की बातें कही गई कि हमारे बीच में एक छोटा सा कवि है। हमारे बीच में फुल साइज में मैं इतना ही आता हूं। मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, मेरे आते ही आया है उड़न खटोला। बहुत बढ़िया, मस्ती में आइए, आनंद में आइए। मैं हास्य व्यंग का कवि हूं। हास्य के लिए कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। आप तो मुझे देखिए, अगर आपको हंसना है तो आप मुझे देख करके हंस सकते हैं। हाँ, मुझे तो मालूम है ना, मैं सही बात ही करता हूं भाई। हाँ, आप मुझ पर हंसिए, मेरी कविताओं पर हंसिए, मेरी बातों पर हंसिए, लेकिन जरूर हंसिए, क्योंकि दोनों स्थिति में मेरा मकसद पूरा होगा। क्या बात है, वाह। आइए मस्ती के साथ, मैं तो सच बता रहा हूं, कहीं कोई बात नहीं बनती। अपन साहब मारवाड़ी व्यक्ति, बनिया व्यक्ति, ज्यादा दिमाग लगाते ही नहीं है, दूर की सोचते ही नहीं है। मेरी कहीं कोई बात नहीं बन रही थी। मेरे घर के सामने से एक समय पर रोज एक लड़की निकलती है। मैंने कहा यही डाका डालो, ज्यादा दूर की सोचते ही नहीं। मैंने लव लेटर लिखा, दिल का पूरा हाल लिख डाला और घर के बाहर वो अपने समय पे आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा बढ़िया, ये कोई जवाब देगी। उसका कोई जवाब नहीं। 3-4 दिन तक ये क्रम चलता रहा। मैं लिखता रहा, फेंकता रहा, वो आती रही, उठाती रही, ले जाती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो मेरा दिमाग खराब। मैंने पूरी हिम्मत करी, हिम्मत देखना मेरी, और मस्ती में आना मुझे शुरू करना। मैंने पूरी हिम्मत करी, उसके घर गया। अभी रास्ते में हूं भाई साहब, आप पहले ताली बजा रहा हूं। उसके घर गया और उसके पड़ोसी से पूछी, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत तो मेरे में भी नहीं थी। मैंने उसके पड़ोसी से पूछी। मैंने कहा भाई साहब, आपके पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? उसने जो कारण बताया, अगर कारण आप लोगों को ठीक ठीक समझ में आ जाए तो जरा एक बार आगे से लेके पीछे तक मुझे शुरू करना मस्ती के लिए। मैंने कहा भाई साहब, मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? बोले चेतन, तू तो बेवकूफ है, वो तेरा कोई लव लेटर नहीं उठाती, वो तो कचरे वाली है, कचरा उठाती है। कहा था डर जाता है। आगे अब इस कचरे को कौन उठाएगा? वो तो इंदौर में रहती है, पूरे इंदौर का कचरा तो मैंने साफ करवा दिया है। मैं ही बचा था तो मैं यहां आ गया, तो मेरा वो मामला भी सर वहीं खत्म हो गया। अच्छा, एक बार बन भी गया तो मैं अपनी प्रेमिका के साथ में बस में सफर कर रहा था। मैं खिड़की वाली साइड बैठा, वो बगल में बैठी। वो कंडक्टर आया, बोले टिकट 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 मैडम टिकट। उसने पैसे निकाले, बोले दोनों की दे दो। उस कंडक्टर ने उसकी तो फुल टिकट दी। बहुत अच्छे। मेरी हाफ टिकट, और हाफ टिकट तक तो फिर भी ठीक था। कमबख्त जाते जाते ये अलग बोल के गया, बहन जी हाफ टिकट पे पूरी सीट नहीं मिलती, अपने बच्चे को गोदी में बिठाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या उसी गोदी में बैठ के मैं तो यहां तक आया हूं। तो मेरा वो मामला भी, एक तो देखो मैं बता दूं, अपन मारवाड़ी व्यक्ति, मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में ही सिखा दिया। बोले बेटा कुछ भी हो बड़ा चढ़ा करके बताना, बड़ा चढ़ा करके बताना। जैसे गलती से भी ये मत बताना कि तू 10वीं फेल है, बड़ा चढ़ा करके बताना कि तूने MBA किया है। बचपन में सिखा दिया उन्होंने। बोले देख, रिश्ते के लिए अगर आए लड़की वाले
दहेज देने की बात करे, मोटरसाइकिल देने की कहे, बड़ा चढ़ा करके बताना, कार मांगना। मैंने कहा ठीक है पिताजी, समझ गया। वो लड़की वाले आए, लड़की के पिताजी मुझसे फेस टू फेस, मैंने चश्मा लगा रखा था। लड़की के पिताजी ने मुझसे पूछा ये चश्मा नंबर का है क्या? मैंने बड़ा चढ़ा करके बता दिया 5 साल से अंधा हूं। थोड़ी देर बाद मुझे खांसी आ गई। उन्होंने मुझसे फिर पूछा खांसी हो रखी है क्या? मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया 10 साल से टीबी है। आपकी बड़ी तालियां अगली बात पर देखना चाहता हूं। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे फिर पूछा हमारी बेटी तो पसंद आई ना? मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया मां पसंद आई है। बहुत अच्छा। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं बचपन से कितना होशियार रहा हूं। इस देश में राहुल गांधी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा होशियार है तो मैं ही हूं। मैं तो सच बता रहा हूं, वो मामला भी मेरा वहीं खत्म हो गया, वहीं खत्म हो गया। अच्छा मेरे तो दोस्त लोग मेरे पीछे पड़े हुए, बोले चेतन शादी कर ले बीवी। बचपन से मैं इतना होशियार रहा, मैं सच बता रहा हूं। बोले चेतन शादी कर ले, बीवी लिया, चेतन बीवी लिया, चेतन बीवी लिया। इसका जवाब मैंने दिया और ऐसा जवाब मैं ही दे सकता था। बोले चेतन बीवी ले आ। मैंने कहा सोच तो मैं भी रहा हूं बीवी ले आऊं, पर लाऊं किसकी? बचपन से होशियार रहा। मेरे तो मास्टर जी आए क्लास में और उन्होंने, वो हिंदी के अध्यापक थे, उन्होंने निबंध दिया लिखने को। विशाल भाई निबंध दिया लिखने को। बोले दिवाली पर निबंध लिखो। मेरी होशियारी देखना साहब। बोला दिवाली पर निबंध लिखो। मैंने दिमाग लगाया। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल दिमाग देखना मेरा। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, दीप जला करके दीपों का त्योहार मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। हमें जुआ नहीं, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे खेल के आए हो। हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। मैंने कॉपी जमा कर दी, मुझे मास्टर जी ने पढ़ा, उन्होंने कहा अरे कितनी बढ़िया बात की, जुआ नहीं खेलना चाहिए। यकीन जानिए जयपुर वालों 10 में से 10 नंबर दिए मुझे। ताली मत बजाओ, इसमें कोई ताली बजाने की बात नहीं है। अगले महीने फिर निबंध दे दिया। बोले इस बार होली पे लिख के लेकर के आओ। मैंने फिर अपना दिमाग लगाया, मैंने लिख दिया होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं, रंग लगा करके रंगों का त्योहार मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दिन भी जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। फिर कॉपी जमा कर दी मास्टर जी को, फिर मेरी बात अच्छी लगी, उन्होंने फिर मुझे 10 में से 10 नंबर दिए। लेकिन वो मेरी टेक्निक समझ गए कि ये हर बार जुआ फंसा करके 10 में से 10 नंबर ले जाता है। अगले महीने का यूनिट टेस्ट उन्होंने निबंध बिल्कुल बदल दिया। बोले पर्यावरण पे लिख के लेकर के आओ। मैंने फिर अपना दिमाग लगाया। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे पेड़ के नीचे बैठ के जुआ खेलते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां के लोग समझदार हैं, वो पहले पेड़ काटते हैं, उसकी टेबल कुर्सी बनवाते हैं, फिर उसके ऊपर बैठ करके जोरदार ताली बजाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं कितना समझदार हूं। और बताओ अपने समझदारी के किस्से। सच बता रहा हूं, हाँ क्या कर रहा हूं, इतना ही हूं मैं। लेकिन सच बता रहा हूं दोस्तों, हिंदी कवि सम्मेलन मंच का सबसे छोटा बेटा बड़ी कवियत्री अनामिका अंबर जी, सौरभ सुमन जी की उपस्थिति में एक टिप्पणी करता हूं। मेरा यह मानना है कि जिंदगी में लंबाई होना महत्वपूर्ण नहीं है, गहराई होना महत्वपूर्ण है। मेरे बड़े लोग मुझसे पूछते हैं कि चेतन क्या आवश्यकता है ये देश भर में कवि सम्मेलनों की यात्रा करने की। मारवाड़ी व्यक्ति स्वाभिमान से जीना जानता है, राजस्थानी व्यक्ति स्वाभिमान से जीना जानता है। मैंने स्वाभिमान की 4 पंक्तियां लिखी। यहां पर बैठे मेरे युवा दोस्त
मेरी ये 4 पंक्ति लेके जाए, जीवन में कभी भी अवसाद आए, जीवन में कभी भी कोई घबराहट हो, मेरी ये 4 पंक्ति सुनना, याद करना और अपने आप को ऊर्जावान रखना। मैंने कभी कहा कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, संघर्षों से नहीं डरना साहब, मैंने कहा कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। आहा, सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। मजबूरियों ने ऐसे मोड़ पर ला दिया कि वक्त से पहले मुझे बड़ा होना पड़ा। एक कविता विशेष आप लोगों के बीच में पढ़ देता हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं, हमें बड़े लोगों तक पहुंचना है। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई। सपरिवार? हाँ, वो लड़की वाले आए मुझे देखने के लिए। लड़की के पिताजी ने कहा जी, मेरे पिताजी ने कहा कि जी ये रहा हमारा लड़का, देख लीजिए। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोले जी हमने तो देख लिया, अब किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहिणी पिता को लाई। बिल्कुल उल्टा विरोधाभास अलंकार की कविता है, ऑब्जर्वेशन की कविता। ऑब्जर्वेशन सब लोग समझते होंगे। मान लीजिए आप कार चला रहे हो और सामने कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाए, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं आपको, आप कार चला रहे हो और सामने कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाए तो या तो आप कार धीमी कर लें या तो फिर आगे की तरफ से लेके जाइए, क्योंकि बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन जिया होता है, उनको अपना पीछे का दिखता है, इसके लिए वो पीछे की तरफ भागेंगे। सेम सिचुएशन है, आप कार चला रहे हो, सामने कोई बच्चा आ जाए तो आप कार धीमी कर लें या तो फिर पीछे की तरफ से लेके जाइए, क्योंकि बच्चों को अपना भविष्य दिखता है, इसलिए वो आगे की तरफ भागेंगे। सेम सिचुएशन है, आप कार चला रहे हो, सामने कोई पुरुष आ जाए तो आप कार धीमी कर लें, पुरुष समझदार होता है, वो चुपचाप निकल जाएगा। अब ऑब्जर्वेशन देखना और मस्ती आ जाए तो मुझे बताना, आप कार चला रहे हो और सामने कोई महिला आ जाए तो आप चुपचाप कार बंद कर दें, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कभी आगे की तरफ भागेंगी, कभी पीछे की तरफ भागेंगी और कुछ समझ में नहीं आएगा तो बीच चौराहे पे आंखें बंद कर लेंगी और आपका ओ माय गॉड हो जाएगा। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहिणी पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे, चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लड़की की मां चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना? बेटा, एक तो माताएं हमेशा बोलती है, यकीन जानो मैं टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा था, आईपीएल अभी 2 दिन पहले ही, इतने में मेरे पिताजी आए, उन्होंने रिमोट उठाया, न्यूज चैनल लगा दिया। अब इतनी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं मेरे पिताजी के सामने बोल सकूं। थोड़ी देर बाद मेरी माताजी आई, उन्होंने रिमोट उठाया और सास बहू का सीरियल लगा दिया। अब इतनी हिम्मत मेरे पिताजी की भी नहीं है कि वो उनके सामने बोल सके। लड़की की मां चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना? पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा, झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया, फिर मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया। वो हम दोनों को भेज दिया एक कमरे में, बोले जाओ दोनों अकेले में बात कर लो। यकीन जानो जयपुर वालों, 10 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंट, ना मैं कुछ बोला ना वो बोली। फिर 10 मिनट बाद हिम्मत करके मैं ही बोला, बहन आप कितने भाई बहन हैं? फिर वो बोली, अब तक तो 2 थे, अब जोरदार ताली होनी चाहिए। हम दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया। लड़की का जैसे जैसे सवाल मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे और उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर बाहर ये सूचना ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आए, जिसे सुनते ही हम दोनों के घर वाले मुस्काए। झट मंगनी पट बिया की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई,
बोली हमारी बेटी सरकारी अफसर है। अब सुनना जरा, इस बेटे को व्यंग के रूप में आपने मुझे हास्य के रूप में सुना, लेकिन अगली बात यहाँ पर बेटी तमाम माताएं बहनों को समर्पित करता हूँ, अगर हंसाते हंसाते कुछ अच्छी बात तक ले जाऊं तो आपका भरपूर आशीर्वाद देना मुझे। हम दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया। लड़की का जैसे जैसे सवाल मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे और उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो बोलती जा रही थी, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर बाहर ये सूचना ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आए, जिसे सुनते ही हम दोनों के घर वाले मुस्काए। छठ मंगनी पट ब्याह की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई, बोली हमारी बेटी सरकारी अफसर है, लाख रुपया महीना कमाती है, ऊपर से ऊपर की कमाई भी आती है। अब आप लोग बताइए ये रिश्ता कैसे निभाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? भाई वाह 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 वाह। हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला, लग्जरी कार, मंजूर हो तो हाँ करूं वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार? लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले हम दहेज नहीं दे पाएंगे, दहेज की इस आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस घूंट से मेरा हृदय तक रो रहा था। व्यंग की तरफ ले जा रहा हूं, अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ व्यंग पढ़ रहा हूं। कहीं अंजुम रहबर जी ने कहा कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। वाह 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 वाह। तब अगर हंसते हंसाते इस देश की एक बड़ी विसंगति पर बड़ा व्यंग कर दिया हो तो मुझे एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला, लग्जरी कार, मंजूर हो तो हाँ करूं वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार? लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले हम दहेज नहीं दे पाएंगे, दहेज की इस आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस घूंट से मेरा हृदय तक रो रहा था, मैं सर से लेकर पांव तक पसीने पसीने हो रहा था। तभी मेरी नींद टूटी। कुछ लोगों का ठहाका फूटा, लेकिन अगली पंक्ति अगर इस ठहाके को संवेदना में बदल दूं तो फिर एक साथ आपके आशीर्वाद की तालियां उठे। तभी मेरी नींद टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया। इस भयानक सपने ने मुझे सारी रात जगाया। आज मेरा मन दहेज के दानव का दिया हर दर्द मानता है। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। भाई वाह 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 वाह। बढ़िया चेतन, वाह 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 वाह। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। इस घटना के बाद यह बात मेरे जहन में कुछ यूं घुल गई, सही मायने में उस रात मेरी नींद नहीं टूटी बल्कि मेरी आंखें खुल गई। भाई वाह। अगर आपकी भी आंखें खुल गई हो तो जरा दोनों हाथों को हवा में उठाइए और जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत आभार जयपुर।